नमस्कार दोस्तों। आप भूले तो नहीं होंगे, कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और 4 वोट रद्द हुए थे। अब ये मुद्दा बिल्कुल गायब हो चुका है। आज इस पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, कांग्रेस का क्रॉस वोटिंग प्रोग्राम और उसके बाद विधायकों की सीधी धमकी कांग्रेस को कि जो करना है कर लो, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? मनदीप जी, इसके बारे में ना हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं और बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक नहीं कहूंगा मैं, तो जी। कुछ वर्कर नाराज हो जाते हैं जब भी हम ये लोग बोल रहे थे कि भी कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, यही टाल मटोल इसी तरह से कांग्रेस चलती है और कांग्रेस का हाईकमान इंटरेस्टेड ही नहीं है कि भी पार्टी को चलाया जाए, ठीक तरीके से चलाया जाए, बीजेपी को हराया जाए, यहाँ तक कि बीजेपी को चुनौती भी दी जाए। तो ये तमाम चीजें हम लोग बोलते थे, तो बहुत सारे लोग हमें कमेंट में बोलते थे, टिप्पणी करते थे कि आप तो बिके हुए हैं, बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं, ये है वो है जी। लेकिन क्या अभी भी आप लोगों की आंखों से ये पर्दा नहीं हटा है? क्या अभी भी आप मानते हैं कि हम लोग गलत बोल रहे थे, हम लोग झूठ बोल रहे थे कांग्रेस के हाईकमान के बारे में? इतना टाइम हो चुका है, सभी के नाम स्पष्ट हो चुके हैं, वो विधायक खुद सामने आकर अब तो आपको, आपकी पार्टी को, आपके नेताओं को, हाईकमान को चुनौती दे रहे हैं, तब भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार है जी? अब क्या ये कार्रवाई करने से जी आपको मोदी रोक रहे हैं, बीजेपी रोक रही है, ईडी या सीबीआई रोक रही है, या फिर ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग रोक रहा है? आप अपनी पार्टी के अंदर तो कम से कम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ करें, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। यही टाल मटोल लगातार की जा रही है। पहले तो यहां तक की कोशिश हो रही थी मनदीप जी के नेताओं के जो नाम है, जो विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोट की, इनके नाम ही उजागर ना हो जी। ये तो मैं बता रहा हूं कि स्टेट लीडरशिप ने जल्दी नाम अनाउंस कर दिया, मीडिया में किसी न किसी तरीके से लीक कर दिए। अगर यह मामला हाईकमान के पास पहुंच जाता, ये बंद लिफाफा पहुंच जाता कि जी हाईकमान ही नाम अनाउंस करेगा जी, तो आप मान के चलिए कि इन विधायकों के नाम तक सार्वजनिक पटल पे नहीं आते। हाईकमान की तरफ से भी एक नाम तो गायब ही हो गया था। पटल पे आने के बावजूद जब हाईकमान की तरफ से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो जो प्रभारी हैं उन्होंने एक नाम तब भी छिपा लिया था जी। तो वजह क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? नॉन सीरियस नहीं है कांग्रेस हाईकमान में। अगर आपको लगता है कि भाई वहां पर बैठे हुए लोग, क्योंकि अभी देखो हम लोग है ना एक टर्म यूज करते हैं अंधभक्ति, और ये अंधभक्ति हम लोग जब भी बात करते हैं कि फलाना तो अंधभक्त है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई ये तो बीजेपी का ही फैन होगा, ये तो मोदी का ही फैन होगा, इसलिए इसको अंधभक्त कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मनदीप जी, ये जो अंधभक्ति है ये दोनों तरफ बराबर है। हम मोदी की आलोचना करते हैं तो मोदी के जो अंधभक्त है वो नहीं सुनना चाहते, लेकिन आप राहुल गांधी की आलोचना करके दिखा दीजिए, फिर उनके अंधभक्त आएंगे, फिर वो बताएंगे कि हम में कितनी भक्ति है। तो कई चीजें ऐसी है, और हम लोग, हमारी बातों में सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, एक तरह की चिंता भी है हमारी बातों में। चिंता यह है कि मनदीप जी, हरियाणा ही नहीं बल्कि देश से विपक्ष लगभग खत्म हो चुका है। सत्ताधारी पार्टी के सामने कोई चुनौती बची नहीं है, दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं है। जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिस पार्टी ने एक छत्र राज किया इस देश के ऊपर, आज वो 3 राज्यों तक सीमित हो गई है। सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है आज कांग्रेस की। और आप मान के चलिए कि जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, अगर कोई कांग्रेस का समर्थक भी हमारे प्रोग्राम को सुन रहा हो तो आप कॉल करके यहां वहां पूछ लीजिएगा कि तीनों ही राज्यों से कोई ऐसी पॉजिटिव खबर नहीं है कांग्रेस के लिए कि अगर चुनाव होंगे तो वहां पर रिपीट कर जाएगी। बहुत मुश्किल है। हिमाचल से आपकी नेगेटिव रिपोर्ट है, कर्नाटका से नेगेटिव रिपोर्ट है, तेलंगाना से नेगेटिव रिपोर्ट है। आपने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा वाव टाइप का काम नहीं किया है, मतलब इस तरह का कोई काम नहीं किया है कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहां पर जो भी काम किया, अच्छा किया बुरा किया, लेकिन उन्होंने एक गुजरात मॉडल का ऐसा हवा बनाया, ऐसा
विज्ञापन किया और गुजरात मॉडल उन्होंने पूरे देश को बेच दिया। जी। गुजरात मॉडल के नाम पर उन्होंने पूरे देश में सरकार बनाई, तीसरी बार बना ली। तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। क्या कांग्रेस कह रही है कि भी अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम हिमाचल मॉडल लागू कर देंगे, हम कर्नाटक मॉडल लागू कर देंगे या तेलंगाना मॉडल लागू कर देंगे? तो ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है वो खुद बोल रही है कि भी हमारे पास किसी भी अपने सत्ताधारी राज्य में ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं जिसे हम किसी और राज्य में जाके ये कह दें कि जी हाँ हमें वोट देना, हम उस तरह की सरकार चला के दिखाएंगे। तो एक तो ये है कि भी सरकार आ गई है, उसके प्रति भी कोई उस तरह का सीरियसनेस नहीं है कि नहीं हमें रिपीट करना है। क्योंकि आप इस दौर में देख रहे होंगे कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी एक बार सत्ता में आ जाती है तो फिर वो सत्ता में बने रहने के लिए क्या कुछ नहीं करती। आप देखिए कि बिहार में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डालती है, 10-10 हजार रुपए। सोच सकते हैं बिहार जैसे राज्य में, यहां तक कि हरियाणा जैसे राज्यों में और कई जो बहुत प्रॉस्पेरियस स्टेट्स हैं वहां पर यह कहा जाता है कि वोटिंग से एक दिन पहले एक दारू की बोतल या ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, इतने में ही काम हो जाता है। मतलब 1000-1500 का खर्चा मान के चलते हैं एक वोट का, अगर किसी को वोट खरीदनी है। अगर बिहार जैसे राज्य में खुद सरकार स्कीम चला के 10-10 हजार रुपए दे रही है तो आप डेस्परेशन देखो। क्या हमें सरकार में बने रहना है, हमें सरकार खोनी नहीं है। आपने ये तमाम चीजें अभी आसाम में होती हुई देखी, आपने ये महाराष्ट्र में होता हुआ देखा, आपने ये मध्य प्रदेश में होता हुआ देखा, लेकिन इस तरह की कोई कोशिश वहां पर होती आपको बहुत कम नजर आएगी जहां पर कांग्रेस सत्ता में थी। आपने सत्ता में होते हुए मध्य प्रदेश खो दिया, छत्तीसगढ़ खो दिया, राजस्थान खो दिया। तो ये एक तो सरकार में आने के बावजूद, एक कामयाबी हासिल करने के बावजूद वो सीरियसनेस नहीं है कि हमें आगे भी रूल करना है। दूसरा, वो सत्ता में आने के लिए आपको जिस तरह का अनुशासन चाहिए, जिस तरह की सतर्कता, जिस तरह की मेहनत चाहिए, जिस तरह की अलर्टनेस चाहिए, जो होल्ड आपको संगठन पे चाहिए, तो वो भी बनाने की कोशिश नहीं हो रही है। बार बार सिर्फ और सिर्फ कभी मीडिया को कोस दिया जाता है जी, कभी कोस दिया जाता है चुनाव आयोग को, ईवीएम को, वोट चोरी को, ईडी सीबीआई को। भाई ये तमाम मुद्दे हैं, इनके ऊपर अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि मनदीप जी, अगर आप मैच खेलने के लिए जाएंगे और सामने वाली प्रतिद्वंदी टीम आपको पता है कि वो बहुत स्ट्रोंग है, उसका होम ग्राउंड है, वहां पे आपको जाके खेलना है। अब अंपायर की कैसी मंशा है, पिच कैसी है, फलानी ढिमकी, उन्होंने वो कोई थर्ड अंपायर भी तो नहीं खरीद रखा, इसके बारे में बाद में चर्चा करोगे। पहले आप अपनी तैयारी को पुख्ता करोगे कि कम से कम हमारे भीतर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी टीम टिप टॉप होनी चाहिए, हमारे भीतर कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं होना चाहिए कि कैच जाए और वो छोड़ दे, हमारा कोई बॉलर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जानबूझ के बार बार फुल टॉस बॉल देता रहे और उनका स्कोर बनवाता रहे। ये तो जिम्मेदारी आपके स्तर पर बनती है ना। ये काम भी कांग्रेस हाईकमान नहीं कर रहा और ये बड़ा कमाल का एग्जाम्पल है। और ये कांग्रेस के जो समर्थक हैं और जो वर्कर हैं, भाई मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि हमें या मीडिया को गाली देने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल अपने नेताओं से आप पूछिए तो सही कि भी अगर इस तरह से सरकार या इस तरह से कोई पार्टी चल सकती है क्या, कि भी आपको पता है कि भी आपके 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किए, बीजेपी को वोट किए और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, अगर ये कार्रवाई कर देते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं, एक बड़ा संदेश भी तो जाएगा। मतलब जो और विधायक है, कम से कम उनको तो एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस कार्रवाई करती है। ये कार्रवाई आप पिछले जो राज्यसभा चुनाव है उसमें कर देते। जब किरण चौधरी के ऊपर आरोप लगे, कांग्रेस के ही नेताओं ने आरोप लगाए ना, जो उम्मीदवार थे उन्होंने ही आरोप लगाए ना कि अगर आप उनको मानते थे कि ये दोषी हैं तो कर देते कार्रवाई। नहीं की, टाइम दिया और इतना टाइम दिया कि किरण चौधरी पार्टी में रहते हुए उन्होंने पार्टी विरोधी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां की, बहुत सारे ऐसे बयान दिए जिससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। और फिर बाद में कांग्रेस ने किरण चौधरी को नहीं निकाला है, किरण चौधरी खुद पार्टी छोड़ के गई हैं। इससे का जो बीजेपी के भीतर कद बनता है, आपको कोई आपकी पार्टी निकाल दे और फिर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करो,
तो वो अलग बात होती है। लेकिन आप खुद किसी पार्टी को छोड़कर आए, जी। खुद किसी पद को लात मार के आए और फिर कोई पार्टी ज्वाइन करे, तो उससे कद आपका अलग निकल के आता है। तो अभी इन विधायकों को लेकर भी यही बात है कि भी आप कार्रवाई करो ना, किसी भी दिशा में तो आप आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी, कुलदीप बिश्नोई ने भी ऐसे किया था, उन्होंने भी खुद इस्तीफा दिया था। हाँ देखो, कुलदीप बिश्नोई ने तो जो नैतिकता के आधार पर, ये नैतिकता बनती है हाँ। कि भाई आपने अगर किसी पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा है और फिर उस पार्टी के अगेंस्ट ही आपने वोट कर दी है, उस पार्टी के साथ आपने गद्दारी की है, तो ये नैतिकता कहती है कि भी आपका उस पार्टी में बने रहना सही नहीं है। अगर इन विधायकों को ये भरोसा हो, अगर इन विधायकों को ये भरोसा होता कि भी हम अपने जनाधार के दम के ऊपर, हम लोग अपने नेता, अपने कार्यकर्ता, अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ के दम के ऊपर हम विधायक बने हैं, तो ये शायद इस्तीफा दे देते। लेकिन अभी ये तमाम विधायक इस असमंजस में हैं कि अगर इस्तीफा दे भी दिया और मान के चलिए कि बीजेपी ने टिकट दे भी दी, तो क्या दोबारा जीत जाएंगे? तो इसको लेकर बहुत बड़ा असमंजस है। जी, जो विधायक फिर दूसरी बड़ी बात ये है कि ये सीधी चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस को कि आप करें कार्रवाई, तो ये भी तो एक बड़ा फीडबैक है कांग्रेस के लिए, बड़ा नुकसानदायक है ये चीजें। जी मनदीप जी, कांग्रेस का हर नेता चुनौती ही देता है। मैं आपको 14 का इलेक्शन था या शायद 19 का इलेक्शन था ना, जब इनको अशोक तंवर को हटाया गया था और बिल्कुल एन मौके के ऊपर लास्ट में इनको सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 19 का इलेक्शन था जी। अशोक तंवर दिल्ली में गांधी परिवार के आवास के ऊपर नारे लगा रहे थे पार्टी के खिलाफ, मतलब विशुद्ध तौर पर सीधे हाईकमान को चुनौती। तो भी शायद कांग्रेस ने अशोक तंवर को नहीं निकाला था पार्टी से, वो खुद छोड़ के गए थे। जी, आपने विधानसभा चुनाव में बहुत सारे नेताओं की ऐसी बयानबाजियां देखी, ऐसी एक्टिविटीज देखी जिनकी वजह से आयुई सरकार का आकलन वो नहीं आई। हाँ। तो भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने एक अनुशासन समिति बनाई, वो समिति बनने के बावजूद तमाम नेता रोज कोई किसी पॉडकास्ट पे बैठा होता है, कोई किसी इंटरव्यू में बैठा होता है, तो कोई मंच लगा के बाकायदा अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरह की बातें बोलते हैं जिससे नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। तो आप उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कुल मिला के ना अंधा खाता है करे ना, वो अंधा खाता चलने लग रहा है। कोई ना किसी की जिम्मेदारी है, ना कोई किसी के ऊपर के पास कोई पावर है कि कोई कार्रवाई कर दे। अनुशासन समिति बना दी, हाँ जी बना दी, हमने रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी, फिर तुम्हारा क्या काम है भाई, क्या करोगे? काहे की अनुशासन समिति? जी। आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखे हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष विधायक दल के नेता, मतलब आप विधायकों के नेता हैं, तो आपके पास पावर होनी चाहिए ना कि भाई विधायकों को लेके आप फैसला ले ले। नहीं जी, हाईकमान को भेजो पावर, प्रदेश अध्यक्ष बना रहे, भाई कम से कम स्टेट में जितने लीडर हैं उनके बारे में तो आप फैसला लो। नहीं जी, वो भी नहीं ले सकते, हाईकमान को भेजो रिपोर्ट। हाईकमान को पता ही नहीं है हरियाणा नाम का कोई स्टेट भी है, उसमें क्या कुछ चल रहा है, वहां पर कोई कार्रवाई भी करनी है, उसको सही से दिशा भी देनी है, उसको ठीक ठाक से चलाना भी है, ऐसा कोई माहौल बनाना भी है कि भी हम बीजेपी को टक्कर दे पाए जी। तो ये अंधा सा खाता है, ये अंधा कुआं है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से आंखें बंद करके जुटे हुए हैं। महेंद्र जी, अब मेयर के चुनाव आ गए हैं अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में, तो इनको लेके भी कांग्रेस की वो उम्मीद लग नहीं रही लोगों को, अब तो डाउन ही होती जा रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस। देखो, आप चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव, चाहे मेयर का चुनाव हो, लास्ट में आके लड़ेगा कैंडिडेट आएगा 10-15 दिन पहले, वो भी तब अनाउंस करना पड़ता है कि भाई अभी तो नॉमिनेशन की डेट आ गई, कल परसों नॉमिनेशन खत्म हो जाएंगे, अब तो अनाउंस करना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा। आने के बाद एरिया इतना बड़ा हो जाता है, अब सारे मोहल्ले, सारे गांव में जाके, सारे एरिया में जाके सिर्फ हाजिरी तक नहीं लगा सकते, उनकी सीन पे हाथ नहीं लगा सकते, इतना बड़ा एरिया हो जाता है मेयर का, विधायक का, सांसद का। लेकिन आप 10-15 दिन पहले किसी उम्मीदवार को उतारोगे, फिर वो अपने कार्यकर्ताओं को जमा करेगा कि जी टिकट मिल गई है, उसके बाद फिर
थोड़ा बहुत वो चुनाव प्रचार कर पाता है। हाँ। इन बिटवीन बीजेपी सारे काम कर चुकी होती है। बीजेपी तो कौन तैयारियों कौन में से लगी वोटर हुई है। हैं, किन बीजेपी की वोट बनवानी है, किन की वोट हाँ। कटवानी है, कहां पर किसकी ड्यूटी लगनी है, वहां का ब्लॉक को कौन संभालेगा, वहां बूथ को कौन संभालेगा, पन्ना प्रमुख कौन होगा, कौन से वोटों को डलवाने के लिए कौन जाएगा, किसका व्हीकल वहां पर यूज होगा, ये तमाम चीजें एक संगठन के तौर पर तमाम पार्टियों को करनी चाहिए। लेकिन आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी ये सब कर चुकी है। आप उसी मोड में है कि भाई बस 15 दिन पहले टिकट दे देंगे, ऐलान कर देंगे उम्मीदवार का, वो अपना पे पाती जला देगा, अगला देगा, छज्जे तोड़ देगा। जी ये बस अब क्या कहें, है यही जी है। जी दिल्ली के अंदर कांग्रेस अब अंबेडकर जयंती पे रन फॉर यूनिटी और रन फॉर अंबेडकर का एक कार्यक्रम चलाया, जिसमें राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा सभी दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। क्या कुछ कहें? ये पता है, पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे कि राहुल गांधी एक तो कम्युनिस्ट और एक अम्बेडकराइट्स, इनके प्रभाव में अच्छे खासे हैं। अब आप ये मान के चलिए कि कई जगह इसका नुकसान है, कई जगह इसका फायदा है। जी बाकी राज्यों में इसका कोई नुकसान फायदा हो ना हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी की इन एक्टिविटीज से कम कांग्रेस को हरियाणा में कुछ हद तक फायदा हो सकता है। जी क्योंकि हरियाणा में एक मोटा माटा सा अगर जातीय आप हम लोग सारे समीकरण देखें तो इस तरह की तस्वीर बनती है कि लगभग कांग्रेस मरी से मरी स्थिति में बीजेपी के बराबर आके खड़ी हो जाती है। हमने इस बार के लोकसभा चुनाव में आप देखा, बराबर लगभग वोटे 5-5 सीटें। फिर विधानसभा चुनाव में हमने देखा, चाहे बेशक बीजेपी जीत गई हो, लेकिन जो वोटों का अंतर था वो 0.45% ही था। तो ऐसे में कांग्रेस को एक किसी कम्युनिटी का थोड़ा ज्यादा वोट चाहिए, और वो कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी हो सकती है जी और उसको प्लीज करने के लिए अंबेडकर एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा चेहरा है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बीजेपी बहुत बड़े स्तर के ऊपर अंबेडकर साहब के कार्यक्रम करती हैं। उनके नाम के ऊपर बहुत सारी भाषणबाजियां, बहुत सारे आयोजन होते हैं। लेकिन राहुल गांधी पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे कि जाति जनगणना, उसके अलावा रिजर्वेशन बढ़ाए जाने, भागीदारी को लेकर, एससी ओबीसी के मुद्दों को लेकर कुछ ज्यादा ही मुखर हैं। और हरियाणा से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग राहुल गांधी के नजदीक पहुंचने में इसी वजह से कामयाब रहे हैं। अभी जो आपके राज्यसभा सांसद बने हैं कांग्रेस की तरफ से, वो इसका ताजा उदाहरण है। वो जो अंबेडकराइट लॉबी राहुल गांधी के आसपास है, उन्होंने ही इनका नाम सजेस्ट किया था और उनके सजेशन के ऊपर एकदम से राहुल गांधी ने मुहर लगा दी और ये बन गए। और ये जब से बने हैं ये सक्रिय हैं। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये बेशक बड़े नेता ना हो, लेकिन एक सक्रिय कार्यकर्ता जरूर है। आप देखिएगा कि ये जब से उम्मीदवार बने कांग्रेस के, तभी से इनकी एक्टिविटीज है और इनको पता है कि भाई मुझे काम क्या करना है, मुझे अपने समाज को कांग्रेस के साथ जोड़ना है। इसलिए इनके तमाम कार्यक्रम इसी हिसाब से होते हैं। जबकि कांग्रेस ने और जो बाकी सांसद बनाए हैं, चाहे वो दलित सांसद भी कांग्रेस ने बना रखा है, ब्राह्मण सांसद भी कांग्रेस ने बना रखा है, और इन वोट्स की कांग्रेस को जरूरत है जो कि कांग्रेस से दूर हुए हैं, जो कि कांग्रेस के पैक वोट बैंक माना जाता था इनको। तो वो जो सांसद हैं उस तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। क्या आपने देखा सतपाल ब्रह्मचारी कोई ऐसी कोशिश कर रहे हो कि ब्राह्मण समाज कांग्रेस की तरफ वापस आ जाए? कोई भी किसी भी तरह की, या उनका इसी तरह का कोई बयान ही आता हो? नहीं आता है। कुमारी सैलजा उस तरह के प्रोग्राम करती हो कि भी वापस उनका जो समाज है वो कांग्रेस के साथ उसी तरह से जुड़े जिस तरह से पहले एक जमाने में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी होती थी। तो वो एक्टिविटीज वहां पर नहीं हो रही हैं। तो अब ले देकर बात यह है कि वहां से जो एक्टिविटीज हो रही हैं राहुल गांधी की, उनसे बेशक एक बहुत बड़ा सवर्ण समाज कट गया हो और कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी के भाषणों से सवर्ण समाज लगभग अब गायब हो गया है। वो ज्यादातर बात भी नहीं करते हैं।
नेहरू की बात नहीं करते हैं, गांधी की बात नहीं करते हैं, जबकि ये दोनों कांग्रेस की नींव नेता रहे हैं। और ये सवर्ण समाज, इनके नाम के ऊपर ब्राह्मण समाज तो नेहरू के नाम पर दशकों तक कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, इंदिरा गांधी के नाम पर दशकों तक कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, राजीव गांधी के टाइम तक जुड़ा रहा। ये तो बाद में जब वो गठबंधन वगैरह की राजनीति शुरू हुई तब ब्राह्मण समाज थोड़ा दूर हुआ है कांग्रेस से जी। तो अब उनका नाम लेना लगभग कांग्रेस ने छोड़ दिया है। मुझे राहुल गांधी के भाषणों में भी मुझे याद नहीं कि लगातार 4-5 सेंटेंस उन्होंने कभी गांधी या नेहरू के बारे में बोले होंगे, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में वो लगातार बोल रहे हैं। तो उनकी इस पूरी की पूरी राजनीति का, रणनीति का बाकी राज्यों में क्या इंपैक्ट होगा, इसके बारे में हम लोग ज्यादा विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हरियाणा में निश्चित तौर पर कांग्रेस को इससे फायदा होगा अगर एससी समाज का और थोड़ा सा ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलता है, तो फिर ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति हरियाणा में कम से कम बन जाती है। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। लंबी बातचीत हो गई है ज़्यादा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और जो कांग्रेस का क्रॉस वोटिंग का एक बड़ा मुद्दा था, ये दोबारा से हमने याद दिलवाने की कोशिश की है। आप भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ज़रूरी था या नहीं। धन्यवाद।